हाय हेलो वेलकम एवरीवन एंड हेलो प्रोफेशनल्स। कैसे चल रही प्रिपरेशन? आई एम श्योर दैट जोरदार प्रिपरेशन चल रही होगी। एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट से रिलीफ्स एंड रेमेडीज का इम्पॉर्टेंट भी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। वेल इसमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के हिसाब से ज़रूर 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 देख के जाना। ठीक है, चैप्टर बड़ा है तो इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान रखना। पहले स्टडीज़ के हिसाब से पूरा कंप्लीट कर लेना। एग्ज़ाम वाले दिन बहुत कुछ होता है तो इन टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर ध्यान देना। ओके, सो वो कौन से टॉपिक्स हैं और क्या क्या पे चीज़ों पे ध्यान देने का। ओके, सो एक तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, एक कंपाउंडिंग का नेचर क्या होता है, कंपाउंडिंग किस तरीके से कंपाउंडिंग करते क्या है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की रिक्वायरमेंट एक तरह का शॉर्ट नोट के तौर पे अच्छे से समझ के जाना, अच्छे से याद करके जाना कंपाउंडिंग होता क्या है। क्लियर, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस और कंपाउंडिंग की नेसेसिटीज क्या है एंड कंपाउंडिंग के टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग क्या रहती है। यस, ठीक है, सो वो एक अच्छे से करके जाना। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना विच ऑफेंस कैन नॉट बी कंपाउंडेड, कौन से ऑफेंस की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, उसमें सबसे अच्छा बात यही है कि आप ये डायग्राम अच्छे से याद रखना, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कैसे होते। ठीक है, फिर इस चैप्टर्स में उसके हिसाब से ये भी ध्यान रखना हु आर कंपाउंडिंग अथॉरिटीज, तो रीजनल डायरेक्टर कब आता है और ये। और अनदर थिंग दैट इज प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग क्या है, एक कंपाउंडिंग प्रोसीजर्स क्या है, बोर्ड मीटिंग्स और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्वालिफिकेशन डिस्कस करना, रेजोल्यूशंस पास करना, एप्लीकेशन देना, पर्सनल हियरिंग के लिए अपियर करना, ऑर्डर्स गेट करना और कई सारे दूसरे मैटर्स जिसको हम मिसलेनियस मैटर्स बोलते हैं, ये सब पार्ट पढ़ चुके। तो ये सारे पार्ट्स अच्छे से देख के जाना कि कंपाउंडिंग किस नेचर में कहाँ कब कैसे होती। ठीक है, इसके साथ साथ इस बातों का भी ध्यान रखना कि कंपाउंडिंग के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, फेमा के हिसाब से कंपाउंडिंग के पीनल प्रोविजंस क्या है और क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना कि कंपाउंडिंग फेमा के हिसाब से कब हो सकती है। ओके, एंड यस, हु आर द कंपाउंडिंग अथॉरिटीज इन केस ऑफ फेमा, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह के पास पावर्स होती है। और उन पावर्स के बारे में अगर तुमको याद होगा तो मैंने टेबल भी बोला था, याद कर लेना। ठीक है, तो फेमा कौन सा डायरेक्टर्स कौन से चीज़ों को कंपाउंड कर सकता है। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ कंपाउंडिंग के लिए प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंडिंग के प्रोसीजर्स फेमा के रूल्स के हिसाब से कैसे हैं क्या है। डिटेल प्रोसीजर्स मैं वैसे भी लिखवा चुका हूँ लेकिन फिर भी अच्छे से देख के जाना। ठीक है, देन ये वाला पार्ट, कंपाउंडिंग सेबी लॉ में क्या होता है एंड व्हेन कॉम्पनसेशन कैन बी कंपाउंडेड इन सेबी लॉ और सेटलमेंट प्रोविजंस क्या है। वैसे ये वाला पार्ट आगे भी आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ आउटलुक के तौर पे, तो एक बार इसको रीड यहाँ पे जरूर कर लेना, आगे उसका लर्निंग वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, एंड यस, मेडिएशन रूल्स, तो मेडिएशन में एक्सक्यूज मी तो मेडिएशन कंसिलिएशन है क्या, मेडिएशन कंसिलिएशन के की एस्पेक्ट्स क्या है, मेडिएशन कंसिलिएशन एक दूसरे से थोड़ा अलग कैसे दिखता है। मेडिएशन कंसिलिएशन साउंड तो सिमिलर करता है, तो एक्चुअली वो दोनों सिमिलर प्रोसेस ही है बिल्कुल। ठीक है, एंड कंपनी लॉ के हिसाब से 442 सेक्शन में मेडिएशन कंसिलिएशन का रोल क्या है। इनफैक्ट 442 इंसिस्टेंस किन बातों पे करता है, बाद में फिर रूल्स शुरू हो जाते हैं। तो रूल्स के अंदर में रूल नंबर 3 एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। पैनल ऑफ मेडिएटर्स क्या होते हैं, कैसे अपॉइंट करते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। क्लियर, एंड रूल 3 के साथ साथ ये वाला उसके क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस क्या होंगे मेडिएटर्स के। क्लियर, उसके साथ साथ रूल 6 का पार्ट एप्लीकेशन मेडिएशन का करेंगे तो क्या मिलेगा, एंड देन रूल 10 का पार्ट विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन कैसे हो सकती है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर रूल 12 का पार्ट पार्टीज रिप्रेजेंटेशंस करना चाहे तो खुद कर सकती है कि नहीं, अपीयर हो सकती है कि नहीं, कैसे उसका सेटलमेंट होगा। एंड ये सेटलमेंट से याद आया रूल 16 का पार्ट, पार्टीज आपस में मेडिएशंस में एक तरह से सेटलमेंट एंटर करती है और वो सेटलमेंट एक टर्म्स को अराइव करता है और वो लीगल बाइंडिंग इफेक्ट भी ले लेता है। ठीक है, एंड यस, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ मेडिएशन रूल 19 का पार्ट कि कब तक मेडिएशंस खत्म हो जाते हैं, किस किस नेचर में खत्म हो जाते हैं। एंड मेडिएशन करते समय द पर्सन हैज टू एक्ट इन गुड फेथ, तो रेगुलेशन रूल 23 का पार्ट कि मेडिएशन करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने का। और यस,
रूल 23 के साथ रूल 26 का पार्ट, फिक्सिंग द डेट फॉर रिकॉर्डिंग एंड सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर्स। तो ट्रिब्यूनल वगैरह मेडिएशन कंप्लीट होने के बाद ट्रिब्यूनल में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है और वहाँ पे ऑर्डर्स आ जाते हैं। क्लियर? एंड एथिक्स टू बी फॉलोड बाय मेडिएटर्स। तो यस, रूल 28 का पार्ट, व्हाट आर द एथिक्स टू बी फॉलोड बाय मेडिएटर्स। मेडिएटर्स को मेडिएशन करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, रूल 30 का पार्ट, दैट इज यस, मैटर्स नॉट टू बी रेफर्ड फॉर मेडिएशन। तो इस टॉपिक्स को यहाँ पे ज़रूर देख के जाना, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था सेबी का कंसेंट ऑर्डर्स और सेबी के बारे में ये आगे आएगा, तो यहाँ पे शुरू हो गया। तो यहाँ पे कंसेंट ऑर्डर्स होता क्या है, सेबी के ये कंसेंट ऑर्डर्स टर्म्स क्या चलते थे, और ये सेटलमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से अब कैसे पिक्चर में आ गए हैं, ठीक है। तो सेटलमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से वो क्या क्या रूल हैं। यस, अनदर थिंग, सेटलमेंट के हिसाब से या ये रहा सेबी का नया सेटलमेंट रेगुलेशंस क्या है। नया सेटलमेंट रेगुलेशंस क्या है, इसके ब्रीफ आउटलुक क्या है, वो सब चीज़ें पढ़ के जाना, ठीक है। उसके साथ साथ स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स क्या होती है, स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स क्या होती है, इसको समझ के जाना। एक प्रोसीडिंग्स चल रही है, किस तरह से स्पेसिफाइड प्रोसीडिंग्स। एप्लीकेशन, रेगुलेशन 3 के पार्ट में एप्लीकेशन कैसे करनी थी पूरा डिटेल समझा चुका हूँ। तो एप्लीकेशन कैसे होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और कब ये एप्लीकेशन एडमिट होती है। अच्छा, एप्लीकेशंस के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, किस नेचर में लिमिटेशंस होते हैं, वो भी पार्ट अच्छे से देख के जाना कि एप्लीकेशंस के लिमिटेशन क्या होते हैं। क्या स्कोप ऑफ सेटलमेंट है, ये जानने की कोशिश होती है। दैट इज द स्कोप ऑफ सेटलमेंट, रेगुलेशन 5 के बारे में, ओके। एंड कब ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। सो यस, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन किस नेचर में आती है, कब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, क्लियर। और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद सेटलमेंट के टर्म्स कैसे होते हैं, रेगुलेशन 9 पिक्चर में। या सेटलमेंट के टर्म्स, सेटलमेंट टर्म्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो चीज़ ज़रूर देख के जाना। प्लस दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमिटी और इंटरनल कमिटीज क्या होती हैं। तो हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इंटरनल कमेटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। और इंटरनल कमेटी आ ही गया तो रेगुलेशन 13 भी आएगा कि प्रोसीडिंग्स बिफोर इंटरनल कमेटी कैसे सेटल होती है और इंटरनल कमेटीज किस तरह से अपना मेजर रोल प्ले करती है। तो मैंने आपको वैसे डायग्रामेटिकली भी समझाया था कि कैसे ये पूरा पार्ट चलता है, ठीक है। समरी सेटलमेंट, यस, हियर इट इज। समरी सेटलमेंट प्रोसीजर्स क्या है, क्विकली सेटलमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इस चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखना वाली यू आर स्टडिंग दैट। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कब रखते हैं और कब नहीं रखते, रेगुलेशन 22 का पार्ट था, वो भी मैंने तभी भी कहा था याद रख के जाना। तो यस, उसको आपको अच्छे से याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे से याद रखने की कोशिश करनी चाहिए रेगुलेशन 22 के पार्ट को, ठीक है। तो ये थे सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी लास्ट में सेबी फिर ऑर्डर्स पास करता है, तो उसके ऑर्डर्स पास होने के बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स पास हो जाएंगे और उसका काम खत्म होता है, ओके। सेटलमेंट स्कीम्स रेगुलेट हो जाती। हाँ, इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑर्डर ऑन थर्ड पार्टीज। एक बार सेटलमेंट हो जाए तो इससे इसका इम्पैक्ट दूसरे पार्टीज पे किस तरह से पड़ता है वो ध्यान रखने का। और सेबी एक बार ऑर्डर होने के बाद इंफॉर्मेशन कब तक किस नेचर में कॉन्फिडेंशियल है और कब उसको वापस चाहिए तो यूज कर सकता है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस है जो जरूर देख के जाना एग्जाम के हिसाब से, क्लियर। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स को जरूर देख के जाएं कि बाय चांस अगर कोई ऑर्डर पास हो गया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, तो वाई अपील इज वेस्टेड एंड व्हाट इज द राइट ऑफ अपील, और ये राइट ऑफ अपील कैसे एक्सरसाइज की जा सकती है, ठीक है। बाकी हर एक ट्रिब्यूनल की अपनी ही तरीका होता है। तो एनसीएलटी का अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स का प्रोसीजर्स क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर पासिंग अपील्स, और कौन कौन से फॉर्म्स लगते हैं, ठीक है। ये रहे कौन कौन से फॉर्म्स अपील के हिसाब से वो लगते हैं, वो पार्ट जरूर देख के जाना, ठीक है। बाय चांस अगर ऑर्डर किसी सेबी ने दिया है या किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने दिया है तो उसके अपील्स के पार्ट क्या है। यस, हियर इट इज, अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और उसके प्रोसीजर्स क्या है, सैट कैसे अपील सुनता है। बाय चांस अपील अगर स्पेशल डायरेक्टर अपील से हो रही है तो स्पेशल डायरेक्टर अपील्स में ये पार्ट एंड अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल का ये पार्ट, पहले ये पार्ट पढ़ लेना। और इसके साथ साथ क्योंकि ये एक ही पार्ट है तो उसके साथ साथ उसके रूल्स आते हैं। तो रूल्स में स्पेशल डायरेक्टर अपील्स का, अपील टू स्पेशल डायरेक्टर्स का ये रूल,
और एपेलेट ट्रिब्यूनल का ये रूल, ये दोनों साथ में पढ़ना। वैसे मैंने इसको क्लब करके ही आपको दिया है ताकि रीडिंग करते समय आप इजीली उसको याद कर सको, बट जस्ट दैट पढ़ते समय ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मेरा इंसिस्टेंस टॉपिक्स के ऊपर है, तो ये टॉपिक्स आप जरूर एग्जाम वाले दिन जरूर पढ़ के जाना इस चैप्टर से, ठीक है। देन रिविजन एंड रेक्टिफिकेशन, यस, क्या एनसीएलटी के पास अपने इनहेरेंट पावर्स है टू रेक्टिफाई द थिंग्स? क्या सेक्शन 420 अपने आप में उतनी वो ताकत देता है टू रेक्टिफाई द थिंग्स के नहीं? वो पार्ट एक बार जरूर देख के जाना। एंड क्या एनसीएलटी के पास वो पावर्स है टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर, जिसमें से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दैट कच्छ वाला केस, ये सौराष्ट्र कच्छ केस जिसमें डिवीजन बेंच ने पूरा पास डिस्कस किए थे, इट्स क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट केस टू अंडरस्टैंड। एंड कैन एनसीएलटी टेक नोट ऑफ इट्स मिस्टेक्स सुओ मोटो, या तो ये वाला पार्ट भी ध्यान से देख के जाना है, एनसीएलटी के रिव्यू के पावर्स क्या हैं। बाकी के केसेस मैंने डिस्कस भी किए थे, बट ये वाले केसेस ध्यान रखना। एंड या ये वाला केस भी एक बार पढ़ के जाना, सीआईटी वर्सेस मारुति का केस, जहाँ पे ये पॉइंट पे डिस्कस हुआ था कि मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो तो ही रेक्टिफाई हो सकती है, नहीं तो हर केस में रेक्टिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। बाकी अपीयरेंसेस के बारे में, तो अपीयरेंस बिफोर एनसीएलटी और एनसीएलटी में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव और कंपनी सेक्रेटरी कैन अपीयर, और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सो ऑल्सो सैट के सामने अपीयरेंस में सीएस कैन अपीयर, तो सीएस को वो राइट्स दी गई है, ठीक है, अपीयरेंसेस के बारे में। बाकी कंपटीशन कमीशन का अपीयरेंसेस तो हो गया एपेलेट, या अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल 53B और 53A, ओके। कंपटीशन एक्ट के हिसाब से भी अपील्स होती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। प्लस अपीयरेंस बिफोर अथॉरिटी, अथॉरिटी टू अपीयर, या ये वाला पार्ट पढ़ के जाना कि अगर एक कंपटीशन या जुडिशियल अथॉरिटी के सामने कभी भी अपीयरेंस होती है तो मेमो ऑफ अपीयरेंस कैसे फाइल करते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर्स कैसे अपीयर होते हैं, वकालतनामा क्या होता है, और एप्लीकेशन के साथ साथ सिग्नेचर्स चाहिए पार्टीज के, और उस तरह से अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट काफ़ी हद तक आप ड्राफ्टिंग में भी पढ़ते हो, बट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे भी, हाँ। एंड यस, लेसन डाउन डॉक्यूमेंट्स इनटू पिक्चर, यहाँ तक पढ़ के जाने का। तो अभी जितने भी पार्ट डिस्कस किए वो आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और ये चैप्टर्स अपने आप में एक हाई रेटिंग एंजॉय करता है, तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो आई एम श्योर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इग्नोर मत करना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई शुड सी यू एज अ प्रोफेशनल। बाय, ऑल द बेस्ट।